नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हाईवे हॉर्न्स हिंदी में। यहाँ हम लेकर आते हैं हाईवे, ट्रक ड्राइवरों और सुनसान रास्तों से जुड़ी ऐसी डरावनी काल्पनिक कहानियां जिन्हें सुनकर रात में अकेले सफर करने से पहले आप एक बार जरूर सोचेंगे। तो लाइट बंद कीजिए, हेडफोन लगाइए और शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के 2:09। झारखंड की सीमा पर फैला एक सुनसान हाईवे। बारिश अभी अभी रुकी थी। सड़क पर पानी चमक रहा था। ट्रक JH-01 धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ड्राइवर महेश ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा हुआ था। उसके साथ उसका खलासी करीम बैठा था। करीम ने धीरे से पूछा, भैया, क्या हम सच में इसी रास्ते से जाएंगे? महेश ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, यही सबसे छोटा रास्ता है। सुबह होने से पहले माल पहुंचना है। उसी समय टक टक टक, ऐसा लगा जैसे ट्रक की छत पर कोई चल रहा हो। करीम ने ऊपर देखा, कुछ नहीं। फिर टक टक टक। इस बार आवाज और तेज थी। महेश ने ट्रक रोक दिया। दोनों नीचे उतरे। चारों तरफ गहरा सन्नाटा। तभी सड़क किनारे एक टूटा हुआ बोर्ड दिखाई दिया। उस पर धूल जमी थी। महेश ने हाथ से धूल हटाई। उस पर लिखा था, बांस का जंगल, रात में प्रवेश वर्जित। करीम की आवाज कांप गई। भैया, मैंने इस जंगल की कहानी सुनी है। कहते हैं जो रात में अंदर जाता है, सुबह उसका ट्रक तो मिल जाता है, लेकिन आदमी कभी नहीं मिलता। महेश हंस पड़ा। लोग डराने के लिए कुछ भी बोलते हैं। उसने ट्रक फिर स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ट्रक जंगल में दाखिल हुआ, दोनों तरफ खड़े बांस बिना हवा के अपने आप हिलने लगे। चर्र चर्र चर्र। करीम ने शीशे से बाहर देखा और अचानक उसकी सांस रुक गई। सफेद कपड़ों में एक औरत बिल्कुल सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसका चेहरा बालों के पीछे पूरी तरह छिपा हुआ था। करीम चीखा, भैया, ट्रक मत रोकना। महेश ने एक्सीलेटर और दबा दिया, लेकिन अगले ही पल वही औरत ट्रक से लगभग 200 मीटर आगे फिर खड़ी दिखाई दी। महेश का चेहरा पीला पड़ गया। ये इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गई? ट्रक की हेडलाइट एक पल के लिए झपकी और जब दोबारा जली, वह औरत गायब थी। लेकिन सड़क के बीचों बीच गीली मिट्टी पर नंगे पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जो ट्रक की तरफ आ रहे थे। और तभी ट्रक का वायरलेस अपने आप चालू हो गया। उसमें से टूटी हुई आवाज आई, वापस लौट जाओ, उसने तुम्हें देख लिया है। महेश और करीम एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि ट्रक में लगा वायरलेस पिछले 2 साल से खराब था। वायरलेस से आई आवाज सुनकर महेश और करीम दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गए। ट्रक की हेडलाइट के सामने सिर्फ घना बांस का जंगल था, लेकिन जंगल में एक भी झिंगुर नहीं बोल रहा था। एक भी पक्षी की आवाज नहीं थी, जैसे पूरा जंगल सांस रोककर किसी का इंतजार कर रहा हो। महेश ने धीरे से कहा, करीम, यह वायरलेस तो 2 साल पहले खराब हो गया था। करीम की आवाज कांप रही थी, भैया, ट्रक घुमाइए अभी। महेश ने तुरंत ट्रक मोड़ने की कोशिश की, लेकिन सड़क गायब थी। जहां से वे आए थे वहां अब सिर्फ घना बांस का जंगल दिखाई दे रहा था। महेश ने घबराकर ब्रेक लगा दिया। ये कैसे हो सकता है? उसी समय धड़ाम, ऐसा लगा जैसे ट्रक के पीछे किसी ने बहुत जोर से हाथ मारा हो। दोनों ने शीशे में देखा, कोई नहीं। फिर धड़ाम, इस बार और जोर, और इस जोर से। करीम ने डरते हुए कहा, भैया, कोई पीछे चढ़ गया है। महेश ने जवाब नहीं दिया। उसने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा। अचानक हेडलाइट की रोशनी में एक पुराना मील का पत्थर दिखाई दिया। उस पर लिखा था, रतनपुर 45 किलोमीटर। महेश ने राहत की सांस ली। चलो, आबादी पास होगी। लेकिन 5 मिनट बाद उसी तरह का एक और मील का पत्थर सामने आया। उस पर भी वही लिखा था, रतनपुर 45 किलोमीटर। करीम ने घड़ी देखी। 5 मिनट में कम से कम 5 किलोमीटर तो आगे बढ़ चुके थे। फिर दूरी अभी भी 45 किलोमीटर कैसे थी? उसके हाथ कांपने लगे। भैया, हम गोल गोल घूम रहे हैं। महेश कुछ बोल पाता, उससे पहले सड़क के किनारे वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर दिखाई दी।
इस बार उसके बाल चेहरे पर नहीं थे। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होंठों पर एक अजीब मुस्कान थी। लेकिन सबसे डरावनी बात, वह मुस्कुरा नहीं रही थी। फिर भी उसके होंठ धीरे धीरे फटते जा रहे थे, जैसे किसी ने चाकू से चेहरा चीर दिया हो। करीम चीख पड़ा, डायन। महेश ने आंखें सड़क पर रखीं। मत देख, उसकी तरफ मत देख। लेकिन देर हो चुकी थी। औरत ने सीधे करीम की आंखों में देखा और बिना आवाज किए अपने होंठ हिलाए। करीम का चेहरा एकदम खाली हो गया। उसने धीरे से ट्रक का दरवाजा खोलना शुरू कर दिया। चलते ट्रक में महेश चिल्लाया, करीम, क्या कर रहा है? लेकिन करीम जैसे किसी और के वश में था। उसका एक पैर ट्रक से बाहर जा चुका था। तभी वायरलेस फिर अपने आप चालू हुआ। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। अगर उसे बचाना है तो बांस के जंगल में कभी पीछे मुड़कर मत देखना। महेश ने पूरी ताकत से करीम को अपनी तरफ खींचा। उसी पल ट्रक की सारी लाइटें बुझ गईं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, और उसी अंधेरे में किसी औरत की बहुत धीमी हंसी गूंजने लगी। ही 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 ही। महेश ने कांपते हाथों से दोबारा हेडलाइट चालू की और जैसे ही रोशनी सामने पड़ी, उसका खून जम गया। सड़क पर सैकड़ों नंगे पैरों के निशान थे जो सीधे ट्रक की तरफ आ रहे थे। महेश के हाथ कांप रहे थे। हेडलाइट की रोशनी में सड़क पर बने सैकड़ों नंगे पैरों के निशान धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे थे। लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ निशान, जैसे कोई अदृश्य चीज ट्रक की ओर चली आ रही हो। करीम की सांसें तेज हो गईं। भैया, यहां से निकलते हैं अभी। महेश ने बिना कुछ बोले एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक गरजते हुए आगे बढ़ा। कुछ मिनट बाद जंगल थोड़ा खुला और सड़क के किनारे एक पुराना लकड़ी का बोर्ड दिखाई दिया। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, बांसवन शुरू होता है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश अपने जोखिम पर करें। बोर्ड के नीचे लाल रंग से किसी ने हाथ से लिखा था, वह आवाज देकर बुलाती है, जवाब मत देना। करीम ने पढ़ते ही नजरें फेर ली। उसी समय पीछे से किसी औरत की बहुत धीमी आवाज आई, करीम। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। महेश बोला, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर वही आवाज, इस बार और साफ, करीम बेटा। करीम का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी मां की आवाज, बिल्कुल वैसी ही, जबकि उसकी मां का देहांत कई साल पहले हो चुका था। करीम की आंखों में आंसू आ गए। उसने सीट बेल्ट खोलनी शुरू कर दी। महेश जोर से चिल्लाया, रुक, ये तेरी मां नहीं है। तभी ट्रक के दाएं तरफ के बांस एक साथ झुक गए, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज उनके बीच से गुजर रही हो। चर्र चर्र चर्र। अगले ही पल हेडलाइट की रोशनी में एक लंबी दुबली आकृति दिखाई दी। सफेद फटा हुआ कपड़ा, कमर तक नहीं, जमीन तक लटकते काले बाल और आंखें पूरी तरह काली। वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। महेश ने तुरंत ब्रेक मारा। ट्रक उसके सामने रुक गया। कुछ सेकंड तक वह हिली भी नहीं। फिर उसने अपना सिर धीरे धीरे एक तरफ इतना झुका लिया कि लगता था गर्दन टूट जाएगी, और बिना होंठ हिलाए दोनों के दिमाग में एक आवाज गूंजी, तुम मेरे जंगल में आ गए हो। महेश ने तुरंत गियर बदला, लेकिन ट्रक आगे नहीं बढ़ा। इंजन पूरी ताकत से गरज रहा था, फिर भी पहिए जैसे जमीन में धंस गए थे। तभी पीछे से वायरलेस अपने आप चालू हुआ। इस बार आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी, अगर जिंदा रहना चाहते हो उसकी आंखों में मत देखना, और दाईं तरफ जो पगडंडी दिखे उसी पर ट्रक मोड़ देना। महेश ने शीशे से देखा। सड़क के दाईं ओर सचमुच एक बहुत संकरी कच्ची पगडंडी दिखाई दे रही थी, लेकिन इतना बड़ा ट्रक वहां से निकल ही नहीं सकता था। उसी पल सामने खड़ी पिशाचिनी मुस्कुराई। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसका मुंह धीरे धीरे इतना खुलने लगा कि वह लगभग कानों तक पहुंच गया, और फिर उसने ऐसी चीख मारी कि पूरा जंगल कांप उठा। आ! चीख सुनते ही जंगल के हर बांस के पीछे दर्जनों लाल आंखें एक साथ चमक उठी। महेश ने पहली बार महसूस किया कि वे दोनों अकेले नहीं थे। पिशाचिनी की चीख पूरे जंगल में गूंज रही थी। महेश ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग दाईं ओर घुमाया।
भारी ट्रक कच्ची पगडंडी पर चढ़ गया। पीछे देखा तो सड़क के बीच खड़ी वह आकृति अब दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जंगल में सन्नाटा पहले से भी ज्यादा डरावना था। करीम ने कांपती आवाज में पूछा, भैया, क्या वो पीछे आ रही है? महेश ने जवाब नहीं दिया। उसी समय ठक ठक ठक, इस बार आवाज ट्रक की छत से नहीं, ट्रक के कंटेनर के अंदर से आ रही थी, जबकि कंटेनर पूरी तरह खाली था। करीम का गला सूख गया। अंदर कोई है? महेश ने ट्रक नहीं रोका। कुछ मिनट बाद पेड़ अचानक खत्म हो गए। सामने जो था उसे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बहुत बड़ा खुला मैदान, और उसमें दर्जनों पुराने जंग लगे ट्रक। कुछ के दरवाजे खुले थे, कुछ के शीशे टूटे हुए थे, कुछ के इंजन खुले पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से कोई उन्हें छूने भी नहीं आया। महेश धीरे धीरे ट्रक आगे बढ़ाने लगा। तभी उसकी नजर एक ट्रक पर पड़ी। उसके दरवाजे पर धूल के बीच उंगली से लिखा था, भाग जाओ। करीम नीचे उतरना नहीं चाहता था, लेकिन उसी समय वायरलेस फिर चालू हुआ। इस बार आवाज बहुत धीमी थी। अगर सच जानना है तो तीसरे ट्रक का दरवाजा खोलो। महेश ने गहरी सांस ली। वह नीचे उतरा। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। हर बूंद उस कब्रिस्तान जैसे मैदान में अजीब गूंज पैदा कर रही थी। वह पहले ट्रक के पास से गुजरा, फिर दूसरे के, और तीसरे ट्रक के सामने जाकर रुक गया। दरवाजे पर मोटी जंग जमी थी। उसने जैसे ही हैंडल पकड़ा, दरवाजा अपने आप चर्रर करके खुल गया। अंदर ड्राइवर की सीट पर एक पुरानी डायरी रखी थी। उसके ऊपर सूखे खून के धब्बे थे। महेश ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो कि जंगल ने तुम्हें भी चुन लिया है। महेश ने जल्दी जल्दी अगले पन्ने पलटे। हर पन्ने पर अलग अलग ट्रक ड्राइवरों के नाम थे, और हर नाम के सामने सिर्फ एक शब्द लिखा था, लापता। अचानक डायरी का आखिरी पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर सिर्फ 2 नाम लिखे थे, महेश, करीम, और दोनों नामों के सामने आज की तारीख। दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी समय पीछे खड़े सभी जंग लगे ट्रकों के हॉर्न एक साथ ने बज उठे। पांव में महेश ने पलट कर देखा और उसका दिल रुकने जैसा हो गया। हर ट्रक की ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था, लेकिन उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। सिर्फ 2 चमकती हुई सफेद आंखें जो सीधे महेश और करीम को देख रही थीं। सैकड़ों पुराने ट्रकों के हॉर्न एक साथ बज रहे थे। महेश ने घबराकर डायरी अपने सीने से लगा ली। करीम चिल्लाया, भैया भागिए, यहां 1 सेकंड भी रुकना मौत है। लेकिन जैसे ही दोनों अपने ट्रक की तरफ भागे, उन्हें महसूस हुआ कि मैदान पहले से कहीं ज्यादा लंबा हो चुका था। ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन जितना वे उसकी तरफ दौड़ते, वह उतना ही दूर होता जा रहा था। महेश की सांसें तेज हो गईं। ये जगह हमें जाने नहीं दे रही। अचानक उनके पीछे किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। धप धप धप। दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़े। धुंध के बीच एक लंबी परछाई खड़ी थी। वह इंसान जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी ऊंचाई लगभग 9 फुट थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। सिर्फ 2 सफेद चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। वह कुछ नहीं बोला, बस अपना दायां हाथ उठाकर जंगल की ओर इशारा करने लगा। करीम फुसफुसाया, भैया, ये हमें बुला रहा है। महेश ने जोर से सिर हिलाया, नहीं, इसके पीछे नहीं जाएंगे। उसी पल डायरी अपने आप खुल गई। आखिरी पन्ने पर लिखे उनके नाम गायब हो चुके थे। अब वहां सिर्फ एक नई लाइन थी, अगर सूरज निकलने से पहले बांसवन से बाहर नहीं निकले तो तुम्हारे नाम हमेशा के लिए इस जंगल के हो जाएंगे। महेश ने डायरी बंद कर दी। तभी पास खड़े एक जंग लगे ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। घर दोनों ने उधर देखा। ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। धीरे धीरे उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। वह एक बूढ़ा ट्रक ड्राइवर था, जिसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। उसने शीशे पर उंगली से सिर्फ एक शब्द लिखा, भागो, और अगले ही पल पूरा ट्रक धुएं में बदलकर गायब हो गया।
करीम का शरीर कांपने लगा। भैया, लगता है ये वही लोग हैं जो इस जंगल से कभी वापस नहीं लौटे। महेश कुछ सोच ही रहा था कि दूर जंगल के अंदर से एक औरत की बहुत धीमी आवाज आई। महेश, उसने तुरंत पीछे नहीं देखा। फिर आवाज आई, इस बार बहुत पास से, महेश, मैं तुम्हारी मां हूं। महेश की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मां की मौत को 8 साल हो चुके थे। आवाज बिल्कुल वही थी। करीम चिल्लाया, मत सुनिए, ये धोखा है। तभी जंगल के सारे बांस एक साथ झुक गए, जैसे कोई विशाल चीज उनके बीच से उनकी तरफ बढ़ रही हो। हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई और धुंध के बीच 2 लाल आंखें चमकी। फिर 4, फिर 8, फिर दर्जनों। महेश ने कांपते हुए इंजन स्टार्ट किया। ट्रक दहाड़ा और उसी क्षण जंगल के भीतर से एक ऐसी चीख गूंजी कि दोनों ने अपने कान बंद कर ली। लेकिन इस बार वह डायन नहीं थी, कुछ और था। कुछ कहीं ज्यादा पुराना और कहीं ज्यादा खतरनाक। महेश ने ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ाया। जंगल पहले से भी ज्यादा घना हो चुका था। बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हर बांस से पानी की बूंदें टपक रही थीं। टप टप टप। अचानक हेडलाइट की रोशनी में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। उसके बाहर एक बूढ़ा आदमी लालटेन लेकर बैठा था। करीम घबरा गया। भैया, इतनी रात को इस जंगल के बीच कौन रहेगा? महेश ने ट्रक रोक दिया। दोनों नीचे उतरे। बूढ़े ने बिना उनकी तरफ देखे कहा, बाली जी, दी बहुत देर कर दी। बांसवन ने तुम्हारा नाम सुन लिया है। महेश चौंक गया। आप हमें जानते हैं? बूढ़ा धीरे धीरे मुस्कुराया। मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन ये जंगल जानता है। उसने लालटेन उठाई। झोपड़ी के अंदर दीवारों पर पुराने ट्रक ड्राइवरों की दर्जनों तस्वीरें टंगी थीं। कुछ तस्वीरें 1987 की, कुछ 1994 की, कुछ 2003 की और कुछ सिर्फ 2 साल पुरानी। हर तस्वीर के नीचे सिर्फ एक शब्द लिखा था, लापता। करीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब कौन हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली। ये वे लोग हैं जो कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाए। महेश ने पूछा, लेकिन क्यों? बूढ़े की आंखें भर आईं। वह धीरे से बोला, आज से लगभग 100 साल पहले यहां जंगल नहीं था। यहां एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था बांसवनपुर। गांव के लोग जंगल की पूजा करते थे। वे मानते थे कि जंगल उन्हें पानी, लकड़ी और जीवन देता है। लेकिन एक दिन कुछ लालची जमींदारों ने इस पूरे इलाके के बांस काटने का फैसला किया। गांव वालों ने विरोध किया। उसी गांव में एक विधवा रहती थी। लोग उसे डायन कहकर बदनाम करते थे। असल में वह जंगल की जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी। जमींदारों ने उस पर झूठा आरोप लगाया और पूरे गांव के सामने उसे जिंदा जला दिया। मरते समय उसने कोई चीख नहीं मारी। उसने सिर्फ एक बात कही, जिस दिन आखिरी बांस कटेगा उस दिन इस रास्ते से गुजरने वाला कोई भी इंसान कभी घर नहीं लौटेगा। उस रात ऐसा तूफान आया कि पूरा गांव गायब हो गया। सुबह लोगों ने देखा, जहां गांव था वहां सिर्फ बांस का घना जंगल बचा था। और तब से हर साल कई ट्रक, कई बसें और कई लोग इस जंगल में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं। लोग कहते हैं उस औरत की बेचैन आत्मा अब भी इस जंगल की रखवाली करती है। लेकिन बूढ़ा अचानक चुप हो गया। महेश ने पूछा, लेकिन क्या? बूढ़े का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। वह फुसफुसाया, जिसे तुम डायन समझ रहे हो वह इस जंगल की सबसे बड़ी बुराई नहीं है। वह तो खुद किसी और चीज से डरती है। इतना कहते ही झोपड़ी के बाहर अचानक ठक 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 किसी ने दरवाजा खटखटाया। तीनों चुप हो गए। बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, दरवाजा मत खोलना, क्योंकि इस समय बाहर कोई इंसान नहीं खड़ा। और तभी बाहर से महेश की ही आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूं। महेश और करीम ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि महेश तो झोपड़ी के अंदर ही खड़ा था। झोपड़ी के बाहर फिर दस्तक हुई। ठक ठक ठक, इस बार पहले से भी ज्यादा जोर से। फिर बाहर से आवाज आई,
करीम, जल्दी दरवाजा खोल, मैं महेश हूं। करीम का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे महेश की तरफ देखा। महेश तो उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। फिर बाहर कौन था? झोपड़ी में बैठा बूढ़ा अचानक खड़ा हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने लालटेन बुझा दी। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। वह फुसफुसाया, आवाज चाहे किसी अपने की हो, जवाब मत देना। बाहर फिर आवाज आई। इस बार वह महेश की नहीं थी। करीम बेटा, दरवाजा खोल, मैं तेरी अम्मी हूं। करीम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसे बूढ़े की बात याद थी। उसने अपने दोनों कान बंद कर लिए। तभी झोपड़ी की खिड़की पर किसी ने धीरे से खरोंचना शुरू किया। खर्रर, खर्रर, खर्रर। महेश ने कांपते हुए खिड़की की ओर देखा। बाहर एक चेहरा कांच से चिपका हुआ था, लेकिन उस चेहरे की आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो काले गड्ढे और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। अचानक उसने अपना सिर धीरे धीरे पूरा घुमा दिया, इतना कि उसकी गर्दन इंसान की तरह नहीं, किसी टूटे हुए खिलौने की तरह लग रही थी। करीम चीखने ही वाला था, लेकिन बूढ़े ने उसका मुंह दबा दिया। आवाज मत करना, इसे पता चल गया कि तुम डर गए तो ये अंदर आ जाएगी। बाहर अचानक सब शांत हो गया। इतनी गहरी खामोशी कि तीनों को अपनी धड़कनें सुनाई देने लगी। फिर झोपड़ी की छत पर भारी कदमों की आवाज आने लगी। धप धप धप। हर कदम के साथ पूरी झोपड़ी हिल रही थी। महेश ने डरते हुए पूछा, ये क्या है? बूढ़े ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। डायन नहीं, पिशाचिनी भी नहीं, ये जंगल का असली मालिक है। इतना कहते ही झोपड़ी की दीवार पर टंगा 100 साल पुराना आईना अपने आप टूट गया। छन्ना टूटे हुए कांच के टुकड़ों में तीनों ने एक ही चीज देखी। झोपड़ी के ठीक ऊपर छत पर एक विशाल काली आकृति उल्टी खड़ी थी। उसके हाथ और पैर मकड़ी की तरह फैले हुए थे और उसकी दो सफेद आंखें सीधे नीचे झांक रही थी। लेकिन अगले ही पल वह आकृति गायब हो गई। बूढ़े ने जल्दी से फर्श का एक पुराना लकड़ी का पट्टा हटाया। नीचे अंधेरी सुरंग थी। जल्दी नीचे उतर जाओ, यही आखिरी रास्ता है। महेश और करीम बिना कुछ पूछे नीचे कूद गए। बूढ़ा भी उनके पीछे उतर आया। जैसे ही उसने लकड़ी का पट्टा बंद किया, ऊपर से झोपड़ी का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूट गया। धड़ाम! और फिर एक ऐसी चीख सुनाई दी जिससे पूरी सुरंग कांप उठी। महेश ने टॉर्च जलाई। सुरंग की मिट्टी की दीवारों पर सैकड़ों हाथों के निशान बने थे और हर निशान के नीचे खून से एक ही शब्द लिखा था, वापस जाओ। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक सुरंग के बिल्कुल अंत में एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। उस पर जंग लगी थी, लेकिन बीच में किसी ने ताजे खून से एक निशान बनाया था। वही निशान जो महेश ने उस रहस्यमयी डायरी के पहले पन्ने पर देखा था। महेश ने कांपते हाथों से दरवाजे को छुआ और उसी पल दरवाजा अपने आप चर्रर करके खुल गया। अंदर जो था उसे देखकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लोहे का भारी दरवाजा चर्रर की आवाज के साथ धीरे धीरे खुला। महेश ने कांपते हाथों से टॉर्च आगे की। जैसे ही रोशनी अंदर पहुंची, तीनों की सांसें थम गईं। उनके सामने जमीन के नीचे एक पूरी बस्ती बसी हुई थी। टूटी हुई गलियां, मिट्टी के पुराने घर, झुका हुआ मंदिर और बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़। लेकिन सबसे अजीब बात, वहां कोई इंसान नहीं था। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें हर तरफ से देख रहा हो। करीम ने धीमी आवाज में पूछा, भैया, ये वही गांव है? बूढ़े ने सिर हिलाया। हाँ, यही बांसवनपुर है जो 100 साल पहले धरती में समा गया था। महेश ने देखा, बरगद के नीचे कई पुराने ट्रकों के जंग लगे टायर पड़े थे। कुछ पर अब भी कंपनियों के नाम धुंधले दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कई ट्रकों के हिस्से यहां लाकर छोड़ दिए गए हों। अचानक दूर एक घर के अंदर हल्की सी पीली रोशनी जली। तीनों एकदम रुक गए। यहां कोई रहता है? महेश ने पूछा। बूढ़े ने फुसफुसाकर कहा,
अगर रोशनी दिखे तो उसके पास मत जाना, वह तुम्हें बुलाएगी। उसी समय एक बच्ची की आवाज सुनाई दी, चाचा मेरी मदद करिए। महेश का दिल पसीज गया। उसे लगा शायद कोई सचमुच फंसा हुआ है। वह एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया। जो आवाज सुन रहे हो वह बच्ची नहीं है। यह जंगल तुम्हारे मन का सबसे कमजोर हिस्सा ढूंढ लेता है। तभी बरगद के पीछे से एक बूढ़ी औरत निकली। सफेद बाल, झुकी हुई कमर, हाथ में मिट्टी का दिया। उसने दूर से ही कहा, बहुत देर कर दी बेटा, सूरज निकलने से पहले यहां से निकल जाओ। महेश कुछ पूछता उससे पहले बूढ़े ने घबराकर कहा, नीचे देखो। उसके पैर। महेश ने टॉर्च की रोशनी नीचे डाली और उसका खून जम गया। उस बूढ़ी औरत के पैर उल्टे थे और वह जमीन पर चल नहीं रही थी, धीरे धीरे हवा में तैर रही थी। करीम डर के मारे पीछे हट गया। तभी पूरी बस्ती में एक साथ सैकड़ों घरों के दरवाजे अपने आप खुल गए। ठक 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 ठक। हर दरवाजे के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे से दर्जनों सफेद आंखें चमक रही थीं। बूढ़े ने घबराकर कहा, दौड़ो, इन्हें पता चल गया कि हम यहां हैं। तीनों भागने लगे। अचानक महेश का पैर किसी चीज से टकराया। वह गिर पड़ा। टॉर्च दूर जा गिरी। उसकी रोशनी एक पत्थर पर पड़ी। पत्थर पर पुराने अक्षरों में लिखा था, जिसने भी जंगल का श्राप तोड़ने की कोशिश की वह खुद श्राप बन गया। उसी पल बरगद के ऊपर से एक लंबी काली आकृति छलांग लगाकर उनके ठीक सामने आ गिरी। धूल का बादल उठा और जब धूल छोटी, महेश ने पहली बार उसका चेहरा साफ देखा और उसकी चीख निकल गई, क्योंकि वह चेहरा इंसान का नहीं था। महेश की टॉर्च कांपते हाथों में थी। धूल धीरे धीरे बैठ रही थी। जो काली आकृति उनके सामने गिरी थी अब साफ दिखाई देने लगी। वह वही औरत थी जिसे उन्होंने पहली बार बांस के जंगल के बाहर देखा था। लंबे बिखरे बाल, फटी हुई सफेद साड़ी और उल्टे पैर। पैर। करीम चीखा, डायन! महेश ने लोहे की रॉड उठाई और उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन डायन ने हमला नहीं किया। वह बस बरगद की तरफ देखती रही। अचानक पूरी बस्ती में एक अजीब कंपन फैल गया। जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। बरगद के नीचे की मिट्टी अपने आप फटने लगी। बूढ़ा आदमी डरकर पीछे हट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, देर हो गई, वह जाग गई। महेश ने पूछा, कौन? बूढ़े ने जवाब दिया, जिसने इस पूरे जंगल को अपने श्राप में बांध रखा है। तभी डायन पहली बार बोली। उसकी आवाज डरावनी नहीं, बल्कि बेहद थकी हुई थी। भाग जाओ, अभी भी समय है। महेश और करीम एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि वही डायन उन्हें बचने के लिए कह रही है। करीम ने हिम्मत करके पूछा, अगर तुम हमें मारना नहीं चाहती तो लोगों को डराती क्यों हो? डायन की आंखों में आंसू भर आए। उसने बरगद की ओर देखा और धीमे से कहा, मैं इस जंगल की रखवाली नहीं करती, मैं लोगों को उसके पास जाने से रोकती हूं। इतना कहते ही बरगद के नीचे की जमीन फट गई। अंदर से काली धुंध का एक विशाल गुबार बाहर निकला। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दूर खड़े सारे पुराने ट्रकों के हॉर्न अपने आप बज उठे। पांव! डायन जोर से चिल्लाई, भागो, वह जाग चुकी है। अचानक काली धुंध के बीच दो लाल आंखें चमकीं। फिर धीरे धीरे एक औरत का चेहरा उभरने लगा, लेकिन उसका चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी मुस्कान कानों तक फटी हुई थी और उसकी जीभ जमीन तक लटक रही थी। बूढ़ा आदमी घुटनों के बल बैठ गया। उसने कांपते हुए कहा, पिशाचिनी! महेश ने पहली बार महसूस किया कि डायन भी डर रही थी। पिशाचिनी की नजर सीधे महेश पर पड़ी। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम देर से आए हो। महेश ने घबराकर पूछा, तुम हमसे क्या चाहती हो? पिशाचिनी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। मैं तुम्हें नहीं चाहती। वह धीरे धीरे करीम की तरफ मुड़ी और बोली, मुझे तुम्हारे साथ बैठा तीसरा आदमी चाहिए। महेश का दिल जोर से धड़कने लगा। तीसरा आदमी? वहां तो सिर्फ महेश, करीम
और बूढ़ा, यही तीन लोग थे जिराहन के पास आय हाय रखा। लेकिन करीम धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसकी आंखें डर से फैल गईं। उसने कांपती उंगली ट्रक की तरफ उठाई और फुसफुसाया, भैया, हमारे ट्रक की ड्राइवर सीट पर कोई बैठा है। महेश ने पलट कर देखा। ट्रक वहीं खड़ा था, लेकिन ड्राइवर सीट पर एक काली परछाई बिल्कुल शांत बैठी थी और उसने धीरे धीरे अपना सिर उनकी तरफ घुमा दिया। महेश ने धीरे धीरे ट्रक की ओर देखा। ड्राइवर सीट पर बैठी काली परछाई बिल्कुल हिल नहीं रही थी। कुछ सेकंड, फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और ट्रक का हॉर्न अपने आप बज उठा। पांव पर उसी आवाज के साथ पूरी दबी हुई बस्ती कांप उठी। बरगद की सूखी शाखाओं से काले कौए उड़ने लगे। डायन एक कदम पीछे हटी। उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। महेश ने हैरानी से पूछा, तुम इससे डरती हो? डायन ने कांपती आवाज में कहा, मैं इससे नहीं, इसके मालिक से डरती हूं। करीम ने पूछा, मालिक? लेकिन ट्रक में तो सिर्फ एक परछाई बैठी है। डायन ने बरगद की जड़ों की तरफ इशारा किया। वह परछाई सिर्फ उसका दूत है। असली मालिक अभी भी सो रहा है, और अगर वह जाग गया तो यह जंगल ही नहीं, इस रास्ते से गुजरने वाला हर इंसान उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाएगा। अचानक बूढ़ा आदमी घुटनों के बल बैठ गया। उसने मिट्टी हटानी शुरू की। कुछ ही पल में मिट्टी के नीचे से एक पुरानी लोहे की तख्ती दिखाई दी। महेश ने टॉर्च की रोशनी डाली। तख्ती पर जंग लगी थी। कोई आप की थी, लेकिन कुछ शब्द अब भी पढ़े जा सकते थे। वर्ष 1926, बांसवन लकड़ी कंपनी, रात की विशेष ढुलाई। तख्ती के नीचे एक और पंक्ति थी, इस रास्ते पर 41 मजदूर लापता हुए। महेश ने बूढ़े की ओर देखा। यह क्या है? बूढ़े ने भारी सांस ली। 100 साल पहले लालच में आकर जंगल काटने वालों ने एक अजीब रस्म की। उन्होंने सोचा कि जंगल की आत्मा को बलि देकर वे सारी लकड़ी अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन जो जागा वह आत्मा नहीं थी। तभी धरती के नीचे से भारी इंजन की आवाज आने लगी। घर्रर घर्रर घर्रर। करीम डर गया। भैया, इंजन तो नीचे से चल रहा है। अगले ही पल बरगद की जड़ों के बीच की मिट्टी फटने लगी। धीरे धीरे एक पुराने ट्रक का अगला हिस्सा जमीन से बाहर निकलने लगा। उसकी बॉडी पूरी तरह जंग लगी थी। हेडलाइट टूटी हुई थी और उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। महेश की सांस अटक गई। यही वही ट्रक था जिसकी झलक उन्हें जंगल में कई बार मिली थी। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। जैसे ही ट्रक पूरी तरह बाहर आया, ड्राइवर का दरवाजा अपने आप खुल गया। चर्रर, अंदर कोई नहीं बैठा था। स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था, गियर अपने आप बदल रहे थे और एक्सीलेटर बिना किसी ड्राइवर के दब रहा था। डायन अचानक महेश के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने पहली बार महेश का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। वह फुसफुसाई, महेश, ध्यान से सुनो, तुम इस जंगल में गलती से नहीं आए। जिसने तुम्हें यह रास्ता बताया उसी ने तुम्हें मौत के मुंह में भेजा है। महेश की आंखें फैल गईं। उसे याद आया, रांची से निकलने से पहले ट्रांसपोर्ट कंपनी के एक नए मैनेजर ने ही जिद करके कहा था, आज पुराना जंगल वाला रास्ता पकड़ लेना, समय बच जाएगा। महेश ने कभी उस बात पर ध्यान ही नहीं दिया था। उसी पल बिना नंबर प्लेट वाला ट्रक अपने आप स्टार्ट हुआ। उसके इंजन की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। धीरे धीरे वह ट्रक महेश और करीम की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन उसकी हेडलाइट में सिर्फ एक चीज साफ दिखाई दे रही थी। आशास्ती नीशवारी गेटी था। विंडशील्ड के अंदर किसी ने उंगली से लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। बिना नंबर प्लेट वाला पुराना ट्रक धीरे धीरे महेश की ओर बढ़ रहा था। उसके इंजन की आवाज जैसे धरती के अंदर से आ रही हो। महेश ने घबराकर अपना ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। घर घर घर। इंजन ने जवाब नहीं दिया। करीम चिल्लाया, भैया, ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी डायन ने पहली बार जोर से कहा, नहीं, अभी नहीं, जब तक इसे सच याद नहीं आता। महेश चौंक गया। कौन सा सच? डायन ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज अब डरावनी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे इंसान की थी जो बरसों से एक बोझ उठाए हुए हो। रांची से निकलने से पहले
जिस आदमी ने तुम्हें यह जंगल वाला रास्ता पकड़ने को कहा था, उसका चेहरा याद करो। महेश ने आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसे सब याद आने लगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी का नया मैनेजर, काला कोट, सफेद दस्ताने, और उसकी एक अजीब बात, उसने कभी अपनी आंखों में सीधा नहीं देखा था। महेश ने धीरे से कहा, उसका नाम शेखर था। बूढ़ा आदमी एकदम सन्न रह गया। उसके हाथ से लालटेन गिर गई। शेखर? नहीं, यह नाम फिर से कैसे लौट आया? करीम ने हैरानी से पूछा। आप उसे जानते हैं? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा। आज से 100 साल पहले जंगल काटने वालों का मुखिया भी इसी नाम का था। महेश का दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन यह कैसे हो सकता है? बूढ़ा बोला। क्योंकि वह कभी मरा ही नहीं। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। बांस एक दूसरे से टकराकर ऐसी आवाज करने लगे जैसे सैकड़ों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। शेखर, शेखर, शेखर। उसी समय बिना नंबर प्लेट वाले ट्रक का दरवाजा धीरे धीरे खुला। इस बार उसमें से एक आदमी नीचे उतरा। काला कोट, सफेद दस्ताने, और वही चेहरा जिसे महेश ने रांची में देखा था। महेश की सांस रुक गई। तुम? वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, जंगल वाला रास्ता छोटा है। उसकी मुस्कान धीरे धीरे और चौड़ी होती गई। फिर उसने अपना दायां दस्ताना उतारा। महेश की आंखें फैल गईं। उसके हाथ पर चमड़ी नहीं थी, सिर्फ काली जली हुई हड्डियां दिखाई दे रही थीं। करीम एक कदम पीछे हट गया। ये इंसान नहीं है। वह आदमी हंसा, लेकिन उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। इंसान? मैं बहुत पहले इंसान था। वह धीरे धीरे बरगद की तरफ मुड़ा। 100 साल पहले मैंने इस जंगल से एक सौदा किया था। मुझे दौलत चाहिए थी। जंगल को हर साल 2 नई आत्माएं। महेश और करीम एक दूसरे को देखने लगे। अब सब समझ में आ रहा था। हर साल 2 ट्रक ड्राइवर रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते थे। शेखर ही उन्हें इस रास्ते पर भेजता था। डायन ने गुस्से से कहा, तुमने पूरे जंगल को श्राप बना दिया। शेखर मुस्कुराया। नहीं, मैंने सिर्फ अपना वादा निभाया। इतना कहते ही धरती जोर से कांपी। बरगद की जड़ों के बीच एक गहरी दरार खुल गई। उस दरार से सैकड़ों हाथ बाहर निकलने लगे। वे सब महेश की तरफ बढ़ रहे थे। और उसी समय डायरी अपने आप खुली। आखिरी पन्ने पर इस बार सिर्फ एक लाइन लिखी थी, श्राप तोड़ने के लिए किसी एक को हमेशा के लिए यहीं रुकना होगा। महेश ने वह लाइन पढ़ी और उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इस जंगल से दोनों जिंदा बाहर नहीं जा सकते। डायरी का आखिरी पन्ना हवा के बिना ही फड़फड़ाने लगा। उस पर खून जैसे लाल अक्षर चमक रहे थे। एक आत्मा रहेगी, तभी बाकी आजाद होंगे। महेश के हाथ कांप गए। करीम ने डायरी छीनकर पढ़ी। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर करीम ने धीमी आवाज में कहा, भैया, अगर किसी एक को रुकना है तो मैं रुक जाता हूं। महेश गुस्से से चिल्लाया, पागल हो गया है क्या? मैंने तुझे छोटे भाई की तरह माना है। तुझे यहां छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। करीम की आंखें भर आईं। अगर आप नहीं बचेंगे तो घर पर आपका परिवार किसका इंतजार करेगा? इतने में धरती फिर कांपने लगी। बरगद की जड़ों के बीच से काली धुंध उठी। उस धुंध के भीतर सैकड़ों धुंधली परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे सब पुराने ट्रक ड्राइवर थे। उनके चेहरे थके हुए थे, लेकिन आंखों में एक ही विनती थी, हमें मुक्त कर दो। महेश ने चारों ओर देखा। उसे महसूस हुआ कि यह जंगल सिर्फ मौत की जगह नहीं, बल्कि अनगिनत अधूरी जिंदगियों का कैद खाना है। तभी डायन आगे आई। उसने पहली बार अपना असली चेहरा दिखाया। वह डरावना नहीं था। वह एक साधारण गांव की औरत थी, जिसकी आंखों में वर्षों का दर्द भरा था। उसने कहा, मेरा नाम गौरी था। मैं डायन नहीं थी। मैंने सिर्फ अपने गांव को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन लालच ने मुझे राक्षस बना दिया। महेश कुछ बोल ही रहा था कि शेखर जोर से हंसा। उसकी हंसी से पूरा जंगल कांप उठा। भावनाओं से श्राप नहीं टूटता। उसने अपना हाथ हवा में उठाया। उसी क्षण
बिना नंबर प्लेट वाला ट्रक अपने आप तेजी से महेश की ओर बढ़ा। उसकी हेडलाइट इतनी तेज चमकी कि कुछ पल के लिए सब कुछ सफेद हो गया। जब रोशनी कम हुई तो महेश ने देखा, करीम वहां नहीं था। करीम। कोई जवाब नहीं। फिर जंगल के दूसरी तरफ से करीम की चीख सुनाई दी। भैया, बचाइए। महेश दौड़ पड़ा, लेकिन डायन ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, यही इसका जाल है। ये तुम्हें अलग ही अलग करना चाहता है। महेश रुक गया। उसका दिल कह रहा था कि करीम को बचाए, लेकिन दिमाग कह रहा था कि शायद यह भी एक छल हो। उसी समय डायरी का एक और छिपा हुआ पन्ना अपने आप खुल गया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, जिसने श्राप बनाया था उसे ही श्राप में बांधो। महेश ने जैसे ही यह पढ़ा, उसकी नजर शेखर पर गई। पहली बार उसे समझ आया कि शायद जंगल किसी निर्दोष की बलि नहीं चाहता, बल्कि उस इंसान को जिसने यह सब शुरू किया था। महेश ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींच ली। उसने शेखर की तरफ देखा और कहा, आज यह सौदा हमेशा के लिए खत्म होगा। शेखर मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में पहली बार हल्की सी बेचैनी दिखाई दी, क्योंकि न कुम महेश ने वह राज समझ लिया था जो पिछले 100 साल में कोई नहीं समझ पाया था। महेश की आंखें अब डर से नहीं, गुस्से से लाल थीं। उसने डायरी अपने सीने से लगाई और शेखर की तरफ बढ़ गया। शेखर मुस्कुराया, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में घमंड कम और बेचैनी ज्यादा थी। उसने धीरे से कहा, तुम भी बाकी लोगों जैसे ही हो, अंत में डर ही जीतता है। महेश ने पहली बार बिना काम पे जवाब दिया, नहीं, आज डर नहीं, सच जीतेगा। अचानक पूरे जंगल में तेज हवा चलने लगी। बांस एक दूसरे से टकराने लगे। थक थक थक। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल महेश का जवाब सुन रहा हो। डायन यानी गौरी धीरे धीरे बरगद के पास गई। उसने मिट्टी हटाई। नीचे एक पुराना पत्थर दबा था। पत्थर पर वही निशान बना था जो डायरी के पहले पन्ने पर था। गौरी बोली, यही वह जगह है जहां शेखर ने पहली बार खून बहाया था। महेश ने डायरी उस पत्थर पर रख दी। जैसे ही डायरी पत्थर को छुई, उसके सारे पन्ने अपने आप खुलने लगे। हर पन्ने पर लिखे नाम एक एक करके चमकने लगे। 1987, 1994, 2001, 2016, 2023। हर साल 2 नाम, 2 जिंदगियां, 2 अधूरे सफर। करीम ने कांपती आवाज में पूछा, क्या ये सब इसी के शिकार थे? गौरी ने सिर झुका लिया। हाँ, इन सबको इस जंगल में भेजा गया और किसी को भी सच कभी पता नहीं चला। अचानक शेखर जोर से गरजा। बस! उसकी आवाज के साथ धरती फटने लगी। बरगद की जड़ों के बीच से काला धुआं उठने लगा। उस धुएं से धीरे धीरे एक विशाल आकृति बनी। न इंसान, न जानवर, सिर्फ अंधेरे से बना हुआ एक चेहरा। उसकी आंखें जलते कोयले जैसी थीं। महेश ने पहली बार महसूस किया कि असली डर शेखर नहीं, बल्कि वह शक्ति थी जिससे उसने सौदा किया था। वह आवाज पूरे जंगल में गूंजी, 100 साल पूरे हो गए शेखर, अब अपना आखिरी वादा पूरा करो। शेखर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वह पीछे हटने लगा। नहीं, मैंने तुम्हें बहुत आत्माएं दी हैं, मुझे छोड़ दो। आवाज फिर गूंजी। सौदा कभी अधूरा नहीं रहता। उसी पल सैकड़ों काले साए जमीन से निकले और शेखर के पैरों से लिपट गए। वह चीखने लगा, मुझे बचाओ। महेश ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। उसे समझ आया, जिस आदमी ने इतने लोगों को मौत की तरफ धकेला, अब वही अपनी जान की भीख मांग रहा था। गौरी धीरे से बोली, याद रखो, बदला और न्याय एक जैसे नहीं होते। महेश ने गहरी सांस ली। उसने डायरी उठाई और उसे शेखर की तरफ बढ़ा दिया। डायरी के सारे पन्ने तेजी से उड़ने लगे। हर पन्ने से एक रोशनी निकली और उन रोशनियों में उन सभी ट्रक ड्राइवरों के चेहरे दिखाई देने लगे जो वर्षों से लापता थे। वे सब एक साथ बोले, अब हमारा हिसाब पूरा होगा। उसी क्षण पूरा जंगल तेज सफेद रोशनी से भर गया और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। सफेद रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी
महेश ने आंखें खोली। पूरा बांसवन बदल चुका था। न काली धुंध, न डरावनी आवाजें, सिर्फ गहरा सन्नाटा। लेकिन शेखर अब भी जिंदा था। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसका चेहरा तेजी से बूढ़ा हो रहा था। कुछ ही सेकंड में उसके काले बाल सफेद हो गए। चेहरे की चमड़ी सूख कर झुर्रियों में बदल गई। उसने कांपते हुए महेश की ओर देखा। मुझे बचा लो, मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगा, जितने चाहो उतने। महेश चुप रहा। शेखर फिर बोला, तुम्हें नया ट्रक दिला दूंगा, अपना ट्रांसपोर्ट बिजनेस खुलवा दूंगा, बस मुझे यहां से निकाल लो। करीम ने गुस्से से कहा, जिन लोगों की जिंदगी तुमने छीन ली, उन्हें भी ऐसा ही लालच दिया था? शेखर ने सिर झुका लिया। उसी समय धरती के नीचे से वही भारी आवाज फिर गूंजी, सौदा पूरा करो। बरगद की जड़ों के बीच एक काली दरार खुली। उस दरार से ठंडी हवा नहीं, बल्कि सैकड़ों ट्रकों के इंजन की आवाज आने लगी। महेश धीरे धीरे उस दरार के पास पहुंचा। उसे अंदर उन सभी ट्रक ड्राइवरों की धुंधली परछाइयां दिखाई दी जो वर्षों से गायब थे। उन्होंने एक साथ कहा, हमें घर जाना है। महेश की आंखें नम हो गईं। डायन यानी गौरी धीरे धीरे आगे आई। उसने महेश के कंधे पर हाथ रखा। आज फैसला तुम्हें करना है, बदला या मुक्ति। महेश ने कुछ पल आंखें बंद रखीं, फिर उसने शेखर की तरफ देखा। तुम्हें मारकर मुझे शांति नहीं मिलेगी। शेखर की आंखों में उम्मीद चमकी, लेकिन अगले ही पल महेश ने डायरी उसके हाथ में रख दी। डायरी खुल गई। उसके हर पन्ने पर लिखे नाम एक एक करके चमकने लगे। फिर उन सभी नामों के नीचे एक नया नाम उभरा, शेखर। शेखर चीख उठा, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अचानक डायरी की जंजीरें जैसे जिंदा हो गईं। वे शेखर के हाथों और पैरों से लिपट गईं। जितना वह छूटने की कोशिश करता, वे उतनी ही कसती जाती। आसमान में बिजली चमकी। पूरा जंगल रोशनी से भर गया। तभी बिना नंबर प्लेट वाला काला ट्रक अपने आप आगे बढ़ा। उसका दरवाजा खुला। इस बार अंदर ड्राइवर सीट खाली नहीं थी। वहां वे सभी ट्रक ड्राइवर बैठे थे जो वर्षों पहले गायब हो गए थे। उनके चेहरे अब शांत थे। उनमें से एक ने महेश की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद। अचानक उन्होंने शेखर को पकड़ लिया। वह जोर जोर से चीखने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ट्रक का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम, इंजन गरजा और बिना नंबर प्लेट वाला ट्रक धीरे धीरे काली धुंध में गायब हो गया। जंगल में पहली बार पूरी शांति छा गई। बरगद के सूखे पत्तों पर नई हरी कोंपलें निकलने लगीं। गौरी ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शायद 100 साल बाद आज यह जंगल पहली बार चैन की सांस ले रहा है। लेकिन उसी पल महेश की नजर दूर सड़क पर पड़ी। धुंध के उस पार एक ट्रक की 2 पीली हेडलाइटें फिर से जल उठी। महेश का चेहरा सख्त हो गया। नहीं, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सुबह होने लगी थी। पहली बार बांसवन के ऊपर सूरज की हल्की किरणें दिखाई दी। पक्षियों की आवाजें लौट आई थीं। महेश और करीम धीरे धीरे अपने ट्रक की ओर बढ़े। गौरी मुस्कुराई। उसका चेहरा अब शांत था। धीरे धीरे उसकी आत्मा सफेद रोशनी में बदलने लगी। जाते जाते उसने कहा, याद रखना, जंगल कभी बुरा नहीं होता। इंसान का लालच उसे डरावना बना देता है। इतना कहकर गौरी हमेशा के लिए विलीन हो गई। बरगद का विशाल पेड़ जो 100 साल से सूखा खड़ा था, उस पर हरे पत्ते उगने लगे। सैकड़ों ट्रक ड्राइवरों की आत्माएं धीरे धीरे आसमान की ओर उठने लगीं। जाते जाते सबने महेश को सलाम किया। महेश की आंखें नम हो गईं। करीम ने धीरे से कहा, भैया, लगता है सब खत्म हो गया। महेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ट्रक स्टार्ट किया। इस बार इंजन पहली बार बिना किसी परेशानी के चालू हो गया। दोनों जंगल से बाहर निकल आए। करीब आधे घंटे बाद वे उसी ढाबे पर पहुंचे जहां पिछली शाम चाय पी थी। ढाबे वाला उन्हें देखते ही हैरान रह गया। तुम दोनों जिंदा कैसे हो? महेश ने पूछा। क्यों?
ढाबे वाले ने कांपते हुए अखबार उनके सामने रख दिया। पहले पन्ने की हेडलाइन थी, 2 ट्रक चालक 4 दिन से लापता। पुलिस ने खोज अभियान रोका। महेश के हाथ कांपने लगे। 4 दिन। उसे तो लगा था सिर्फ एक रात बीती है। करीम ने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर तारीख देखकर उसकी सांस रुक गई। वाकई 4 दिन बीत चुके थे। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें उन 4 दिनों की कोई याद नहीं थी। तभी ढाबे के बाहर एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, अंकल, आपके ट्रक के पीछे कोई पैकेट बंधा है। महेश और करीम बाहर भागे। ट्रक के पीछे पुरानी रस्सी से बंधा एक लकड़ी का डिब्बा लटक रहा था। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, इसे कभी मत खोलना। करीम बोला, फेंक देते हैं। महेश ने बिना खोले उसे पास बह रही नदी में फेंक दिया। डिब्बा पानी में डूब गया। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन नदी के पानी में कुछ सेकंड के लिए उन्हें एक चेहरा दिखाई दिया। वही शेखर। उसने मुस्कुराकर धीरे से अपनी आंखें खोली। फिर सब कुछ गायब हो गया। महेश ने तुरंत ट्रक आगे बढ़ा दिया। 6 महीने बाद रात के 2:17 बजे झारखंड की एक दूसरी सुनसान सड़क। एक नया ट्रक ड्राइवर वायरलेस पर आवाज सुनता है, आगे वाला जंगल वाला रास्ता पकड़ लो, समय बच जाएगा। वह मुस्कुराकर ट्रक मोड़ देता है। दूर घने कोहरे के बीच बिना नंबर प्लेट वाला एक पुराना काला ट्रक धीरे धीरे स्टार्ट होता है। उसकी टूटी हेडलाइट जलती है और विंडशील्ड पर धूल के ऊपर अपने आप शब्द उभरते हैं, सफर अभी बाकी है। कहानी समाप्त। आज का विशेष धन्यवाद हमारे सबसे लॉयल दर्शक रविंद्र जी, आगरा, उत्तर प्रदेश। आपका प्यार और समर्थन हमें ऐसी और भी दमदार कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। अगर आपको हाईवे हॉर्न्स हिंदी की यह काल्पनिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कमेंट में बताइए नहीं, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप बांसवन के उस रास्ते पर रात में ट्रक चलाएंगे?